दर्शकों नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम और आप वनों की महत्ता से अनभिज्ञ नहीं हैं। हम बखूबी जानते हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर होती है एक बावड़ी, और 10 बावड़ियों के बराबर होता है एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर होता है एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर होता है हमारा एक पेड़। ऐसी है वनों की महत्ता। ये वन ही हैं जो पक्षियों को देते हैं घोंसला, पशुओं को देते हैं चारा, जो राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, उन्हें छाया देते हैं, भूखे को फल देते हैं, पुजारी को फूल देते हैं, और क्या क्या बताएं आपको, जो वैद्य हैं उन्हें औषधि भी प्रदान करते हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करते हैं हमारे ये पेड़। लेकिन उसके बावजूद हमारा रवैया इनके प्रति इतना रूखा क्यों है, ये एक सोचने वाली बात है। अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि जो हरित आवरण है उसकी हम रक्षा करें, और इसके संरक्षण के साथ साथ यदि आजीविका संवर्धन भी हो जाए तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। तो आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जायका वानिकी परियोजना पर ही, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निर्देशक IFS नागेश कुमार गुलेरिया जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और हमने बहुत सी बातें की सर कार्यक्रम की शुरुआत में कि वन हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्वियस सी बात है कि उनकी महत्ता दिखती है, और अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने विनाश को आमंत्रण देंगे। तो ये जो जायका है, नाम आजकल बहुत सुन रहे हैं हर जगह पर, जायका जायका जायका, चाहे कृषि हो चाहे वन हो, जायका बहुत सारे कार्य कर रहा है। तो ये परियोजना आखिरकार है क्या? कृषि क्षेत्र की बात करें या वनों की, आज हम वनों पर खास तौर से बात करेंगे। तो ये कब शुरू हुई, और जब शुरू किया गया इसको तो उद्देश्य क्या था इसके पीछे? जी, जायका जो है एक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जी, जो कि डेवलपिंग नेशंस में पूरे विश्व में बहुत सी विकासात्मक गतिविधियों के लिए फंडिंग करते हैं, और वो फंडिंग सॉफ्ट लोन के तौर पे होती है। जी। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी फंडिंग जो है जायका एजेंसी जो है कर रही है, और हिमाचल प्रदेश में भी जायका वानिकी परियोजना 2018 से अस्तित्व में आई। और ये जो परियोजना है इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का जो फंडिंग है वो कुल मिला के हुई है। उसमें से 640 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर रही है जी, और 160 करोड़ के करीब जो है हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है जी। और ये जो 540 करोड़ रुपए 640 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है ये भारत सरकार के माध्यम से है, और वो एक ग्रांट के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को आती है जी। और ये जो परियोजना है जिसको हम बोलते हैं वन परितंत्र प्रबंधन योजना जी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जी, इसमें हम मुख्यतः, जैसे आप जानते हैं, जैसे आपने भी बात भी की कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो हरित आवरण है जी, वो समय के साथ बहुत सी कारण हैं, आग है, नेचुरल कैलेमिटी है, लोगों के राइट हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये जो आवरण है इसमें थोड़ी कमी आई है जी। हालांकि हम एकमात्र ऐसी स्टेट हैं जो पिछले 24 वर्षों से सन 2000 ऑनवर्ड्स हम ग्रीन कवर में इंक्रीज रजिस्टर कर रहे हैं जी। पर जो उसकी घनत्व है उसमें कमी आई है जी, जी। तो इस परियोजना का एक तो उद्देश्य ये है कि उस जो घनत्व है पेड़ पौधों का उसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए, और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो हम हिली स्टेट हैं, और हमारे यहाँ जो वानिकी है या पानी की जो रिटेंशन है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो बहुत सी स्टेटें जो हैं उससे लाभान्वित भी होती हैं। तो इसलिए भी ये जो परियोजना है ये बहुत महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। 2018 में कहा कि आपने इसकी शुरुआत की गई और 2024 तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी समय तो काफ़ी मिल गया वैसे, और प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा हुई होगी। जो आपने उद्देश्य रखे होंगे वो पूरे भी हुए होंगे। और आपसे जानना चाहेंगे, जब शुरुआत की गई तो किन ज़िलों में इसको चलाया गया, और अब कितना विकास हो चुका है? जो आपने उद्देश्य रखे थे क्या उनको फुलफिल कर पाए, और कितने साल तक ये चलेगी? जी, ये 2018 में शुरू हुई और ये 2028 तक जो है 10 वर्ष के लिए ये परियोजना है जी। इसमें शुरू में हम 6 जिलों में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में कांगड़ा जिला को भी इसमें शामिल किया गया। तो जो हम 6 जिलों में काम कर रहे हैं उसमें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला है जी। तो हम इन 6 जिलों में
जैसे हम हर जगह हर पंचायत में काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ सिलेक्टेड साइट्स हैं जिसको लगभग 460 सिलेक्टेड साइट्स पे ये काम हो रहा है जी। और अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्यतः तो इसका उद्देश्य है वानिकी फॉरेस्ट्री एस्पेक्ट को मीट करना, पर वानिकी के साथ साथ जैसे आपने कहा कि पानी भी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि वन परितंत्र परिबंधन, तो उसमें पानी भी आता है, सॉयल भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, छोटे जड़ी बूटियां भी आती हैं, तो इस परियोजना में इन सभी चीज़ों का समावेश है। इसमें हम मुख्यतः लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण कर रहे हैं ताकि हरित आवरण बढ़े। इसके अलावा उन्हीं सिलेक्टेड साइट्स के ऊपर हम सॉइल कंजर्वेशन के काम कर रहे हैं ताकि जो भूमि कटाव है उसको रोका जा सके और वहाँ पर जो है जैसे पानी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में, तो पानी के रिटेंशन जो है कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो इसकी परियोजना की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि हम कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी इस परियोजना में हम सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके लिए हमने जो अप्रोच अडॉप्ट की है वो ये है कि हम गांव में जाके वार्ड वाइज एक हम जनरल हाउस बुलाते हैं, उसमें से हम एक विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बोलते हैं, उसका गठन होता है और वो जो सोसाइटी है वो सोसाइटी रजिस्टर होती है अंडर सोसाइटीज एक्ट, अपने प्रधान चुनती है, जनरल सेक्रेटरी चुनती है, अपनी कार्यकारिणी चुनती है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक बार जब सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट का स्टाफ है, वन विभाग का स्टाफ है, वो मिलके वहाँ पर जो है हम एक माइक्रो प्लान बनाते हैं। माइक्रो प्लान में मुख्यतः गतिविधियां जैसे वानिकी के क्या काम होने चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन के कौन से काम होने चाहिए, कहाँ कौन सी स्पीसीज लगनी चाहिए, लोगों की ज़रूरत क्या है और कौन से फलदार पौधे लगने चाहिए, कौन सी जड़ी बूटियां लगनी चाहिए, इन सब पे डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके अलावा लोगों का जो रहन सहन है, लोगों की जो आजीविका है, लोगों के जो एजुकेशनल प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें भी हम उस माइक्रो प्लान का हिस्से के तौर पे डालते हैं। फिर जब हम बात करते हैं तो जब ये तय हो जाता है कि ये माइक्रो प्लान में ये कार्यक्रम ये काम करने हैं, तो जो कम्युनिटी ने काम करने होते हैं उसका पैसा हम सीधे कम्युनिटी के अकाउंट में डालते हैं, उस विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अकाउंट में डालते हैं। तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट अब हमारे को देखने को मिल रहे हैं। पहले वन विभाग प्लांटेशन करता था और बहुत बार ऐसा भी होता था कि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग, अगर आग लग रही है या कुछ और ड्राउट पड़ रहा है तो ज़्यादा सहयोग, उतना सहयोग नहीं मिल पाता था। हालांकि लोग सहयोग करते हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट जैसे है कि लोगों ने स्वयं पौधे लगाए हैं, तो जब स्वयं पौधे लगाते हैं तो नेचुरली जब कोई सूखा पड़ेगा या आग लगने की संभावना होगी या कोई दूसरा कारण होगा तो लोग उसको स्वयं बचाने के लिए भी आगे आते हैं, अपनी मेहनत उसमें अपनी मेहनत उससे, उस गीत को भी सार्थक तो एक सेंस ऑफ ओननेस जो है वो लोगों में आ रही है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट जो है देखने को हमारे को मिल रहे हैं। तो एक तो ये वानिकी की जैसे हमने बात की जी। और आपने जैसे ये कम्युनिटी की बात की, बहुत खुशी हुई कि पहले सरकार जो काम करती थी, अब जब लोगों का आम जन का सहयोग मिल जाता है तो वो काम और भी ज़्यादा जोश के साथ होता है। और वो गीत में कुछ कहने वाली थी, आपको मैंने बीच में रोका भी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, और जब सारे साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपने जैसे जिक्र भी किया कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जब कम्युनिटी सहयोग कर रही है। अभी हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार हम पिछले 30, 40, 50 वर्षों से प्लांटेशन का काम कर रहे हैं और जो अच्छे क्षेत्र थे जहाँ अच्छी सॉयल थी या अच्छा वो क्या बोलते वातावरण था और वहाँ पौधे चलने की संभावना थी, वो सारे एरिया कवर हो गए। अब हमारे पास वो एरिया बचे हैं जो रिफ्रैक्टरी हैं या जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, सॉइल की डेप्थ कम है, तो उन एरियो को प्लांटेशन से कवर करना एक अपने आप में चैलेंज है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस विषय में बहुत विशेष एक तरह से आदेश भी हैं और बड़ा कंसर्न है
कि ये जो हमारी पहाड़ियाँ जो बच गई हैं उनको किसी तरीके से हरा भरा बनाया जाए। और पिछले वर्ष अगर आपको ध्यान हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विस्तार योजना जो है, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो लॉन्च की है और उसमें हर वर्ष जो है 300, 400, 500 हेक्टेयर जो है प्लांटेशन करने की टारगेट है। जी, प्लांटेशन की आपने बात की, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो प्लांटेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही, क्या औषधीय पौधे हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं? तो अगर वो इलेबोरेट कर दें तो शायद काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। प्लांटेशन में मुख्यतः जब हम पहले बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हरित आवरण बढ़ाने की बात है जी, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी एक तो हम प्लांटेशन कर रहे हैं हरित आवरण बढ़ाने के लिए जी, लेकिन उसके साथ साथ और भी अलाइड एक्टिविटीज हैं। जैसे हमारे तमाम दर्शक देख सकते हैं, अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्लांटेशन की जा रही है। बिल्कुल जी। तो प्लांटेशन के बाद उसके और भी एस्पेक्ट हैं, जैसे लोअर स्टोरी है जहाँ पर छोटे पौधे, जैसे आपने वन औषधि की बात की, तो उन औषधि के पौधों को लगाने का भी हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन जब हम अच्छी क्वालिटी की प्लांटेशन जब हम करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को अपनी नर्सरीज को सुधार करना होता है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पिछले 4 साल में 5 साल में लगभग जो वन विभाग की नर्सरियां हैं उसमें करीब 85 लाख पौधों की कैपेसिटी इंक्रीज की है। एक तो ये काम प्रोजेक्ट के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा जो नर्सरियों का आधुनिकीकरण किया गया जी, बहुत अच्छी नर्सरी जैसे हैं, जो हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें जैसे ग्रीन हाउस लगाया, बर्मी कंपोस्ट पिट लगाया, उसकी अच्छे ढंग से रख रखाव हुआ, पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो ये सारे फंडिंग जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से करके हमने वन विभाग को सौंप दी है ताकि आने वाले वर्षों में जो हमारा प्रदेश का जो टारगेट है 30% भूभाग को 2030 तक हमने ग्रीन कवर के तहत लाना है जी। तो ये काम जो है अच्छी नर्सरी जब होंगी तो तब आसानी से किया जा सकता है जी। तो इस दिशा में कदम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की कि एक तो ग्रीन कवर जैसे बोला, तो दूसरा जो लोअर स्टोरी है या फलदार पौधे हैं, ग्रामीणों की जरूरत क्या होती है? ग्रामीणों की जरूरत होती है चारा या बालन या कुछ ऐसे पौधे लगे जिनसे के लोगों की आजीविका हो सके। जैसे हमारे पौधे हैं, हर्ड है, बेड़ा है, आंवला है, रिठा है, ये जो फायदे बहुत हैं। हाँ जी। तो जब ये अच्छी क्वालिटी के हम पौधे लगाएंगे तो लोगों को 3 या 4 साल में उसके फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि हर्ड का बहुत बड़ा डिमांड है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में, आंवले की डिमांड है, दूसरी चीज़ों की डिमांड है। तो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये पौधे भी लोगों को दे रहे हैं। लोग सरकारी ज़मीन और अपने प्राइवेट ज़मीन पे इन पौधों का रोपण कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसका हम नंबर और बढ़ाएंगे। और अभी हाल ही में हमने नौनी यूनिवर्सिटी जो हमारी फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी हम एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि ऐसे पौधे, फलदार पौधे जो हैं वो हमें अच्छे क्वालिटी के इम्प्रोवाइज्ड जो वैरायटीज़ हैं वो हमें दें, तो हम लोगों को उसमें आजीविका सुधार के लिए भी इन पौधों का उपयोग जो है किया जा सकता है। आजीविका, अगर आजीविका का साधन मिल जाए तो किसानों के लिए या फिर बागवानों के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आपने कहा कि हरड़ के पौधे हैं या और भी बहुत सारे पौधे, औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आजीविका संवर्धन वो कैसे कर रहे हैं? मार्केट में उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी सारी चीज़ें अच्छे रेट पर, अच्छे दामों पर दे सकें, बेच सकें? जी जी, हम लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट में हमारे पास स्कोप है कि हम आजीविका सुधार के लिए 2 तरह से अप्रोच कर रहे हैं जी। एक तो अप्रोच है जैसे मैंने पौधों का बताया कि जड़ी बूटियां हैं, ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत से हैं, एलोवेरा है, कड़ू है, पतीस है, आपका चरायता है, हथपंजा है, ये बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि मार्केट में बहुत डिमांड पे है। औषधिया जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी रहती है। तो कुछ जगह हमारे जो ग्रुप हैं उन्होंने इसको आजीविका के तौर पे अडॉप्ट किया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट अब हमारे को सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में हमारा गोहर के पास एक चरायता का ग्रुप था और उन्होंने 2 साल पहले चरायता की खेती स्टार्ट की और इस बार हम उनको लगभग 45,000 रुपये की उनकी जो है इनकम जो है छोटे से ग्रुप की जो है हम उनको पेमेंट कर चुके हैं और उसके जैसे मैं बोलूँ कि रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि इस वर्ष के मध्य में कड़ू की जो खेती कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके भी रिजल्ट आने लगेंगे और एलोवेरा की खेती कर रहे हैं कुछ लोग, उसकी भी हमारा एग्रीमेंट जो है
लोकल लेवल पे हो गया है और वो लोग जो है बड़े खुश हैं कि उनको रिजल्ट आए हैं जी। लेकिन सब खेत सब लोग औषधीय पौधों पे निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि लोगों के पास लिमिटेड ज़मीन है जी। तो हमने जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जी। उसका भी आजीविका के साथ जोड़ रहे हैं। क्या बात है। तो उसमें हमारी अप्रोच ये है कि हम जहाँ जहाँ हमारी विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी है वहाँ पर हम सेल्फ हेल्प ग्रुपों का गठन कर रहे हैं और उसमें भी मुख्यतः जो है महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो हम इस प्रोजेक्ट में लगभग 920 सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ काम कर रहे हैं जी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे लगभग 700-750 ग्रुप जो हैं वो प्योर वीमेन ग्रुप हैं, महिलाओं के ग्रुप हैं जी। और महिलाएं जो हैं पुरुषों से बहुत अच्छा काम जो है कर रही हैं चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात है, बहुत जल्दी स्किल अडॉप्ट करती हैं और बहुत जल्दी जो है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट आने लगे हैं जी। अगर थोड़ा डाटा मैं दूं तो अभी हमने पिछले वर्ष लगभग 400 ग्रुपों को थोड़ा फंड किया था और उनको स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग दी थी तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट मार्केट में ले आए हैं जी। तो हमारा अभी पिछले महीने तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सेल जो है वो रजिस्टर हुई सेल्फ हेल्प ग्रुपों द्वारा। तो एक बहुत बड़ी छलांग जो है ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कर रहे हैं जी। और अगर हम गतिविधियों की बात करें तो मुख्यतः जैसे मैं बात करूं तो जैसे हमारे महिला ग्रुपों ने हैंडलूम कुल्लू और किन्नौर में हैंडलूम का बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। कटिंग टेलरिंग आजकल मेरे को भी बल्कि थोड़ा सा अच्छा लगा कि हमारा जो बहुत से ग्रुप हैं महिलाएं जो है कटिंग टेलरिंग जो है ग्रामीण महिलाएं करना चाहती हैं और जो लोकल डिमांड है वो उसको मीट विद करके अच्छी पैसा जो है उसमें कमा रहे हैं जी। तीसरा हमारा बहुत से ऐसे ग्रुप सामने आए हैं जो मशरूम का काम कर रहे हैं जी। एक तो मशरूम की खेती को हमने थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जी। और हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी सहायता ली जी। और ऐसे नॉर्मली अगर हम बटन मशरूम जो मार्केट में मुख्यतः आप लोग पसंद करते हैं, देख पा रहे हैं कि मशरूम की खेती लोग प्रेफर करते हैं मशरूम जी। तो वो एक सीजन है जी। तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और अच्छे से उसका सीजन चल रहा है लेकिन ये 3 महीने की गतिविधि है। तो हमने कोशिश की कि हम ऐसी वैरायटी भी लेके आए जो पूरी वर्ष जो है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को उत्पादन का मौका दें। तो हमने बटन मशरूम के साथ साथ हमने उसको एक ढिंगरी मशरूम होता है उसकी ट्रेनिंग भी दी। तो वो अलग सीजन में ढिंगरी मशरूम लगा सकते हैं जी। और यही नहीं हमने एक शिटाके जापान बेस्ड मशरूम है सबसे पहले जापान में बना था और उसकी कीमत बहुत है लगभग 4,000 रुपये पर केजी जो है ये शिटाके मशरूम है और बड़ा अच्छा इसकी जो औषधीय गुण है तो वो बड़े अच्छे मतलब लोगों को अगर जागरूक करें तो शिटाके मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में है जी। तो हमने अब जो हमारे जितने मशरूम से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको हमने शिटाके मशरूम की ट्रेनिंग भी दी है जी। आपको मैं रोकना चाहूंगी नागेश कुमार कुलेरिया जी, आपने स्वयं सहायता समूह का बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं महिलाएं और देखा भी जाता है कि वो बहुत उत्सुक रहती हैं कुछ करने के लिए, छोटी छोटी बचत से वो बहुत कुछ आगे कर जाती हैं। स्वयं सहायता समूहों से जो महिलाएं या जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, आपने कहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कुछ एरियाज को सिलेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई बाहर से भी लेना चाहे ट्रेनिंग, आप जैसे आपने बताया कि आप संस्थाओं की भी हेल्प ले रहे हैं, तो वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं? अभी तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट है 920 सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ काम करने का, उनके साथ हम काम करें जी। पर बहुत से जहाँ हम काम कर रहे हैं गांव में तो वहाँ पर हमारे को एक तो ग्रुप बन गया, 10-12 महिलाएं 15 महिलाएं इकट्ठी हुई तो एक ग्रुप बन गया। पर बहुत से ऐसे नौजवान भी होते हैं जो बोलते हैं कि जी आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया तो इनको आपने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, जब आप यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी। तो हमने नौजवानों का और इस टाइप के जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके ग्रुप बनाए और हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, कौन सी ट्रेनिंग चाहते हैं। तो जैसे कुल्लू क्षेत्र में हमारे पास कुछ नौजवान आए, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ टूरिस्ट का बहुत
इनफ्लो रहता है, जी। तो हमारे को कुछ कैटरिंग की, कुछ कुकिंग की, जी। कुछ होटल इंडस्ट्री की कुछ ट्रेनिंग दी जाए। जी। तो हमारे जो हमीरपुर में इंस्टीट्यूट है, यहाँ शिमला में इंस्टीट्यूट है छराबड़ा में, उनके साथ हमने लिंक करके उनको इसकी कैटरिंग की, होटल इंडस्ट्री की जो है ट्रेनिंग जो है उनको दी। जी। फिर कुछ लोग टूरिस्ट जो गाइड के तौर पे काम करना चाहते थे, तो हमने मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने एक ग्रुप को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी कि कौन कौन से सुरक्षा के मानक होने चाहिए, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, और उसमें एक 15-20 दिन की ट्रेनिंग जो है वो लोगों को दी। यही नहीं, हमने जैसे आज लोक मित्र केंद्र हैं, दूसरे लोग हैं, वहाँ पर कंप्यूटर की बहुत लोगों की जो कंप्यूटर नोइंग है वो डिमांड होती है। तो हमने लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और लोगों को हमने योगा की ट्रेनिंग दी। तो जिसने जैसे जैसे चाहा और जैसे जैसे लोगों को लगा, तो कुछ लोगों ने कहा जी हम ये जो हमारे बगीचे होते हैं, जैसे आप जानते हैं विंटर में प्रूनिंग करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा जी हमारे को प्रूनिंग की स्किल चाहिए, तो हमने उनको प्रूनिंग की ट्रेनिंग दी। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटा मोटा हम रोजगार करना चाहते हैं, हमें फिटर की ट्रेनिंग चाहिए, तो हमने एक ग्रुप को ITI के साथ जोड़ के उनको फिटर की ट्रेनिंग भी करवाई। तो क्योंकि इस प्रोजेक्ट में साधन थे, तो हमने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम लोगों का स्किल अपग्रेडेशन हो सके उनको हम अपग्रेड करें, ताकि आने वाले टाइम में लोग अपनी आजीविका कमाएं और उनकी आत्मनिर्भरता जो है वो वनों के ऊपर कम हो। तो उसका हमें लाभ ये है कि वनों के ऊपर अगर कम्युनिटीज़ की आत्मनिर्भरता कम होगी और अपनी आजीविका स्वयं कमाएंगे, तो हमारा हरित कवर जो है बढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये जो हाइड्रोकल्चर विधि है, इसके द्वारा जो चरागाहें हैं उन पर काम किया जा रहा है, तो चरागाहें बहुत ही मेन रोल अदा करती हैं हमारे हरित ये जो आवरण है इस पर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम कर रहा है जायका? ये हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक जो है वो एक विधि है जिसमें पानी के स्प्रे और उसके पानी की इन्वॉल्वमेंट से उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। अच्छा। जो चारा है उसको वैल्यू एडिशन करते हैं जी। वो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग उसमें हमारे साथ जुड़ने को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे। हालांकि बड़ी अच्छी विधि, हमने पूरी रिसर्च कराई इसमें और हमने 1-2 जगह जो है हाइड्रोपोनिक की मशीनें भी गांव वालों को दी और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि आजकल आप देखते हैं कि दूध के लिए लोग मार्केट से फीड खरीदते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें अगर आप दूध की एनालिसिस करें, अभी कई जगह आ भी रहा है कि दूध के सैंपल फेल हो गए, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं उस चारे की गुणवत्ता पे भी प्रश्न है। बिल्कुल। उसमें पता नहीं क्या चीज़ें ऐसी मिला देते हैं कि दूध की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी चारा ही अगर पशुओं को दिया जाए तो वो तो हमने उसमें हाइड्रोपोनिक के माध्यम से ये था कि अगर गेहूं का आप उनको खिलाना चाहते हैं, तो अगर गेहूं उगी हुई गेहूं अगर खिलाएंगे तो आपका जो चारे की खपत है वो उससे आधी हो जाएगी जी। तो और आपके दूध की क्वांटिटी जो है बाकायदा रिसर्च करके हमने उसको एक किया, तो उसको भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब हम आजीविका के ये इम्प्रोवाइज्ड साधनों की जब बात करेंगे, तो जहाँ दूध उत्पादन की बात आएगी तो वहाँ लोग इस पे भी इसका भी लाभ जो है उठाएंगे। जी, हम जब काम करते हैं तो थोड़े टाइम बाद हम फीडबैक लेना शुरू करते हैं कि जो हमारे उद्देश्य थे, क्या हम उन उद्देश्यों पर खरा उतर रहे हैं। अगर कहीं कमी रह गई है तो हम चाहते हैं कि जो आगे का समय बचा है वो चीज़ें उस पर सुधार किया जाए और हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएँ। तो आपसे पहले तो एक सक्सेस स्टोरी हम जानना चाहेंगे कि इतना लंबा अरसा तय कर लिया है तो कोई सक्सेस स्टोरी तो रही होगी जिससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और भविष्य में और क्या करना चाहेंगे? हर दिशा में जैसे मैं बोलूँ तो मैंने जैसे सबसे पहले प्लांटेशन की बात की जी। नॉर्मली वन विभाग प्लांटेशन करता है तो ड्राउट पड़ता है तो पौधे सूख जाते हैं, आग लगती है पौधे सूख जाते हैं। जब हमने कम्युनिटीज़ को ये काम सौंपा तो ऐसे कई जगह ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले कि ड्राउट पड़ा और लोगों ने, गांव वालों ने खुद स्वयं बाल्टी केनियों में पानी भर के नाले से उठाया और उन पौधों को पानी दिया जी। अभी हाल ही में जोगिंद्रनगर की मैं घटना बताऊं, मेरे पास रोज वीडियो और फोटोग्राफ आते थे। जो वन विभाग में प्लांटेशन की थी वो जल गई जी। लेकिन जब गांव वालों ने प्लांटेशन की थी, वहाँ गांव वालों ने विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के सब सदस्य जो हैं जाके वहाँ पर पूरा इकट्ठे होके उन्होंने आग बुझाई और उस प्लांटेशन को उससे नुकसान से बचा लिया जी। तो ये बड़ा भारी एक रिजल्ट सामने आ रहा है जी। एक तो ये है, ये तो है प्लांटेशन से संबंधित। फिर हम अगर स्वरोजगार की बात करें, मैंने
कई जगह गांव में जाते हैं हम लोग, मीटिंग करते हैं, थोड़ा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सी महिलाएं जो हैं, यंग लड़कियां, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं, वो स्किल सीखना चाहती हैं। चाहे वो हैंडलूम है, चाहे वो क्राफ्ट है, चाहे आपका मशरूम है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, एमएससी हैं, अच्छी हाईली क्वालिफाइड हैं, आप क्यों इसमें करना चाहते हैं, आप कोई रोजगार देखो। तो बोले जी रोजगार सबको नहीं मिलता है, बिल्कुल। तो जब तक रोजगार मिलेगा तब मिलेगा, पर लेकिन तब तक हम क्यों खाली बैठे रहें। तो एक स्किल है जिसको हम सीखेंगे अपने हुनर के साथ, तो हम तब तक अपना काम करेंगे। तो हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहें, तो हम स्वयं अपना काम करना चाहते हैं। हमारे को एक अपॉर्चुनिटीज प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल रही है, तो हम उसको करना चाहते हैं, और हम उसको जब नौकरी मिलेगी तो नौकरी कर लेंगे, तो और साथ में साइड बाय साइड ये काम भी करते रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच, बल्कि इसका एक बड़ा अच्छा ये हमारे को ये हुआ कि ये बात जो है वो पहुंचते पहुंचते हमारी जो फंडिंग एजेंसी है वहाँ तक पहुंची, और एक श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट चला है महिला सशक्तिकरण का ही। तो उनको जापान जायका ने कहा कि भाई अगर आपने महिला सशक्तिकरण देखना है और उनकी इन्वॉल्वमेंट देखनी है, तो आप हिमाचल प्रदेश वानिकी प्रोजेक्ट को देखने जाओ। तो स्पेशली श्रीलंका से एक टीम आई, जापान से एक टीम आई अभी पिछले दिनों, और हमारे कांगड़ा, जोगिंद्रनगर और पालमपुर एरिया में उन्होंने महिलाओं के साथ इंटरेक्ट किया, और वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने मेरे से जाते जाते मेरे से पूछा कि भाई क्या कारण है ये, आप इतना महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इतनी वाइब्रेंट हैं, खुद बात करती हैं, इतने खुल के बात करती हैं। श्रीलंका में महिलाएं बात ही नहीं करती हैं, हम उनको बुलाते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन बात नहीं होती। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एजुकेशन स्टेटस बहुत हाई है, महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं हमारे यहाँ, और शुरू से ही हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के प्रति बहुत पॉजिटिव रवैया जो है पारिवारिक तौर पे रहा है, लड़कियों को पढ़ाना। तो ये उसका पॉजिटिव उसका रिजल्ट है। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा जी हम आने वाले टाइम में श्रीलंका की टीम को हिमाचल दिखाने। नागेश कुमार गुलेरिया जी, आप कार्यक्रम में आए और जायका ये जो परियोजना है, वानिकी परियोजना, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हमारे तमाम दर्शकों को। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, और अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।